अगर देखा जाए तो उदयपुर डूंगरपुर से लगभग 20 गुना बड़ा है, साइज में भी, जनसंख्या में भी। तो आपको नहीं लगता कि ये यहाँ पे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा? गुलाब चंद जी कटारिया भाई साहब जो आज पंजाब के गवर्नर हैं, उनका भी एक सपना है कि ये उदयपुर स्वच्छ बने। तो मैं ये मानता हूँ कि उनका सपना और मेरा प्रयास कभी पीछे नहीं हटेंगे। मैं उनके सपने को साकार करने के लिए पूरी जी जान लगा दूंगा और निश्चित रूप से उदयपुर को स्वच्छ बनाऊंगा। तो यहाँ पर लोग पान मसाला गुटखा खाकर चलती हुई गाड़ियों से कहीं भी थूक देते हैं। तो जो ये वाली जो प्रॉब्लम है, इस पर आप क्या एक्शन लेंगे? ये सवाल ऐसा है कि इसका जवाब मेरे अलावा किसी के पास नहीं मिलेगा। हमने एक संदेश दिया कि हमें स्वच्छ भारत मिशन में डूंगरपुर को नंबर 1 बनाना है, तो आप कृपया सड़कों पर न थूकें। हमें बहुत परेशानी आती है आपके थूकों को साफ करने। आप देखिए उसके बाद लोगों ने सड़कों पे थूकना तक, जर्दा और तंबाकू खाना तक बंद कर दिया। तो आपको लगता है कि उदयपुर के लोग आपका साथ देंगे? उदयपुर का नौजवान युवा साथी पूरी तरह से इस स्वच्छ भारत मिशन की स्वच्छता को अपनाएगा और घर घर पहुंचाएगा स्वच्छता के संदेश, और आने वाले समय में कहीं नहीं दिखेगा कूड़ा करकट। Welcome to all new episode of Inspiring Stories of Humans, a platform where we celebrate visionaries and change makers who are shaping a better and brighter future. Today, it's an absolute honor to welcome very distinguished guests whose dedication and inspiring leadership have played a very crucial role in transforming Dungarpur into one of the cleanest city in India. The incredible journey has been so remarkable that it was not only recognized and appreciated by Honorable Prime Minister Narendra Modi, but also recognized and covered by the Gates Foundation. This is a story of pride, commitment, and hope, and that sets an example of cities across the nation. Watch this podcast till the end and don't forget to share your thoughts on this incredible initiative. आपकी जर्नी से एकदम शुरू से शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपको कैसे लगा कि हम स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े? देखिए, सबसे पहले तो मैं अरब टॉक्स चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक सवाल है मेरा स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ने का, देखिए हर व्यक्ति जीवन में कोई न कोई बड़ा सपना देखता है। मैंने भी मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा सपना देखा था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मुझे सम्मान प्राप्त करना है। 2 सितंबर 2015 को जब मैं पहली बार नगर परिषद का सभापति बना, तो मैंने देखा कि हमें ये टारगेट लेकर चलना पड़ेगा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के जो सपने थे, उन सारे सपनों को हम साकार धरातल पर उतारेंगे और साकार करेंगे तो निश्चित रूप से हमें कुछ न कुछ उपलब्धियां मिलेगी और हम जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। और जीवन के अंदर ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। मैंने उस मौके का फायदा उठाया और पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ सम्माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के सपने को साकार करने के लिए मैंने स्वच्छ भारत मिशन चुना। तो सर, जैसा कि हमने अभी देखा कि आपको न्याय मित्र बनाया गया है, तो हम इस चीज से क्या समझे और इसमें आपके क्या क्या अधिकार हैं? देखिए, न्याय मित्र माननीय न्यायालय ने मुझे उदयपुर शहर के लिए बनाया है। उदयपुर पूरा जिला उसके अंदर इंक्लूड है। विषय साधारण है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ इसके परिणाम बहुत ही अच्छे आएंगे, क्योंकि माननीय न्यायालय ने मुझ पर विश्वास किया है और मैं पूरे राजस्थान में स्वच्छ भारत मिशन के काम को पहले कर चुका हूँ और आज भी मैं ग्रामीण स्तर के स्वच्छ भारत मिशन को पूरे राजस्थान को देख रहा हूँ। माननीय वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी, उन्होंने मुझे पूरे राजस्थान का स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बाद में तत्कालीन जब सरकार बदली तो सरकार के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी मुझे पुनः स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया और पूरा राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी। अब सवाल ये उठता है कि ये न्याय मित्र के नाते मुझे जो काम करने का मौका मिला है, मैं मेरे विजन को, तौर तरीकों को किस तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट करें जिससे शहर स्वच्छ बने। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सारे विभाग जो स्वच्छता से जुड़े हुए हैं,
एक बात अवश्य है कि इसमें सारे विभाग, केवल निगम ही नहीं है, हर विभाग, क्योंकि स्वच्छता से ताल्लुक हर विभाग का है और मुझे ये जिम्मेदारी दी है, तो मैं निश्चित रूप से इस कसौटी में खरा उतरने का पूरा संभव नहीं असंभव प्रयास करूंगा। पूर्व में मैं न्याय मित्र झुंझुनू नगर परिषद का था, वर्तमान में भी हूँ। बांसवाड़ा जिले का भी मुझे न्याय मित्र बनाया है और अब मुझे उदयपुर का न्याय मित्र बनाया है। तो ये काम निश्चित रूप से कठिन लगता जरूर है, लेकिन इतना कठिन नहीं है। मैं मेरे विजन को किस तरह से धरातल पर उतारे, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन एक अपने आप में बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा काम है और इसे धरातल पर उतारने का अनुभव मेरा पूरे राजस्थान में, अगर कहीं भी स्वच्छता की बात चलती है तो सबसे पहले मेरा नाम आता है और मैं इस काम को बखूबी पूरा करूंगा। तो जैसे कि आपने बताया कि आप इस काम को काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा करने का आपका है, तो अगर हम बात करें तो आप इसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करने की क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज़ करने का सोच रहे हैं? देखिए, इसमें केवल और केवल हमें हमारी जिम्मेदारी को समझने की आवश्यकता है। शहर का हर एक व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी समझे, जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को जब एक संदेश दिया और उस संदेश में ये कहा था कि देश के 142 करोड़ लोग अगर ये निश्चय कर लें कि हम गंदगी कहीं नहीं फैलाएंगे तो देश को कोई भी दुनिया की ताकत गंदा नहीं कर सकती। अब सवाल ये उठता है कि ये विजन हम कैसे पैदा करें। सारे काम वही हैं, लेकिन उसको करने का सिस्टम अलग अलग है, तरीके अलग अलग हैं और उन तरीकों में मैंने पूरी तरह से, मैं ये कह सकता हूं कि जीरो से लेकर हीरो तक सारे अनुभव ग्रहण किए हैं और वो अनुभव में अधिकारियों के माध्यम से जनता के अंदर लाने का पूरा प्रयास करूंगा और ये काम 100% सफल होगा। तो जैसा कि हमको कहा जाता है कि चैरिटी बिगेन्स एट होम, या निज प्रशासन फिर अनुशासन, या इस तरीके की चीज़ें। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब बारी आती है कि इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करने की जब होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये काम तो सरकार का है या जो भी संस्थान है उसका है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, नेता हो या अधिकारी हो। अगर कोई ये समझे कि ये नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका की जिम्मेदारी है स्वच्छता बनाए रखना, तो मैं यहाँ पर इस बात का विरोध करता हूँ। केवल अधिकारी या कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं, आम जनता की भी जिम्मेदारी है और हम इसको बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि कुछ सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है, उस सिस्टम को हम बदलेंगे और उसके नतीजे बहुत जल्दी आम जनता के बीच में जाएंगे और जनता जब नतीजे देखेगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी पालना करेगी और उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो स्वच्छ भारत मिशन उदयपुर के अंदर चमकेगा, दमकेगा। तो अक्सर है ना, ऐसा देखा जाता होगा यार, आपने भी देखा होगा कि हमको कहा जाता है कि आप क्लटर फ्री अगर रहते हैं तो आपका जो माइंड है उसमें पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, आपके जो विचार हैं वो पॉजिटिव होते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि आजकल जैसे कहीं पर भी जैसे एक दुकानदार है, उसने अपने वहाँ पे सफाई करी दुकान की, फिर उसने कचरा जो था वहाँ से उठा के एक साइड में सड़क पे इकट्ठा करके उसका ऐसे छोटा सा एक टीला बना दिया, और जब हवा वगैरह चलती है तो वो सारा जो कचरा है वो उड़ के सड़क पे आ जाता है। तो इस टाइप की जो थिंकिंग है उस पर आपका क्या कमेंट है? देखिए, मैंने पहले भी कहा और मैं पुनः एक बात कह सकता हूँ कि हमें लोगों की मानसिकता को बदलना है और इस स्वच्छता में केवल और केवल मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। जहां शक्ति की आवश्यकता है वहां शक्ति भी बरतनी पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इसको बहुत इजी लेते हैं, बहुत साधारण वे में लेते हैं। ऐसी जगह हमें थोड़ी शक्ति की आवश्यकता है। हर दुकानदार के पास कचरा पात्र होना चाहिए, लेकिन कचरा पात्र होना और कचरा पात्र के अंदर कचरे डालने से ही समस्या का समाधान नहीं होता। हम उस कचरे को एक टाइम बाउंडेड, दुकानदार को ये मालूम होना चाहिए कि शाम को 6 बजे 5 बजे गाड़ी आएगी और कचरा लेकर जाएगी, उसे भी विश्वास होना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, जब उसको विश्वास नहीं होगा तो वो कचरे को कहीं न कहीं तो डालेगा। डालेगा, सही बात है। हम अगर हमारी सुविधाओं को व्यवस्थित करेंगे, इसी तरह से घरों का कचरा, लोग अक्सर मुझे कहते थे उस समय जब हमने सारे कचरा पात्र हटाए थे शहर के,
कि अब शहर के अंदर चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी। जैसा कि हम उदयपुर में देख रहे हैं, जहां जहां पहले कचरा पात्र थे वो आज कचरों के अड्डे बन गए। राइट। इन सबको हटाने के लिए, क्योंकि कचरा कचरा पात्र में डले ये संभव नहीं है, क्योंकि कचरा पात्र में डलेगा तो आधा कचरा नीचे और आधा कचरा पात्र में। हमें लोगों को सुविधाएं देनी है। सुविधा इस तरह से, जो कचरा उठाने वाली गाड़ी है, एक तो वो 365 दिन चलनी चाहिए, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, ये नहीं चलेगा। उसकी मॉनिटरिंग हम जीपीएस के माध्यम से कर सकते हैं, और मैंने तो हर घर से मोबाइल नंबर लेकर भी उनकी मॉनिटरिंग की। हमने स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो राजस्थान के अंदर और देश में नाम कमाया, वो कोई ऐसे ही नहीं, सही। उसमें हमने पूरी मेहनत करी, पूरी तपस्या की, लोगों से हर बात में शेयर किया, मतलब उनको कोई समस्या आ रही तो उसका समाधान किया। गाड़ी हमारी 365 दिन चलेगी, टाइम बाउंडेड। उसके अंदर हमें लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि आपके घर जैसे पहली बार जब गाड़ी आई, नियमित रूप से उस टाइम पर आएगी। उसमें 2 4 5 7 मिनट का फर्क हो सकता है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं। तो लोगों को विश्वास जगेगा। और हमें गाड़ी की मॉनिटरिंग जीपीएस के माध्यम से करनी, ये सरकार के डायरेक्शन है। लेकिन आज भी मुझे ये कहते हुए बड़ी तकलीफ होती है कि राजस्थान में 95 नहीं 99% गाड़ियों के कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। इससे क्या है कि वो ड्राइवर लापरवाह होते हैं और लोगों को सुविधाएं हम प्रॉपर दे नहीं पाते, और इसलिए कचरा खुले में मिल जाता है। इस पर प्रतिबंध लगाने का मात्र एक ही रास्ता है कि हमें हमारी सुविधाओं में बदलाव लाने की आवश्यकता है। जैसा कि आपने बताया कि जीपीएस का है, जैसे कि हम देखते हैं कि जब भी हम कुछ प्राइवेट ऐप से फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं तो उसमें लाइव दिखाता है, तो आप वैसा कुछ सोच रहे हैं करने का? देखिए, ये सब चीजें तो संभव नहीं है, लेकिन हमने एक सिस्टम में जरूर सुधार लाया। हमने हर घर से एक मोबाइल नंबर, उसके मुखिया का या घरनी का मोबाइल नंबर के हमने ग्रुपिंग कर बना दिए, और उसमें एक संदेश डाला कि अगर आपके यहाँ कचरा उठाने वाली गाड़ी नहीं आती है तो कृपया आप मिस कॉल करें, और संबंधित कर्मचारी वापस उस पर फोन करेगा, और अगर कचरा उठाने की गाड़ी वहां नहीं गई तो वापस उस गाड़ी को भेजेगा। ये प्रयास अगर हमने बिल्कुल ईमानदारी से कर लिया तो गाड़ी वाला भी गलती नहीं करेगा और घर वाला भी गलती नहीं करेगा, और कचरा कचरे वाली गाड़ी में जाएगा, तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। 2 अक्टूबर को मोदी जी ने 2014 में स्वच्छ भारत कैंपेन लॉन्च करी थी। लेकिन अभी हमको ऐसा भी देखने को मिलता है, कुछ वीडियोस हमने ऐसे देखे हैं इंटरनेट पे, जिसमें लोग कहीं से कचरा उठाते हैं, झाड़ू लेकर आते हैं, वहाँ पे कचरा डालते हैं और फिर वहाँ की सफाई करते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो लोग हैं वो इसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या सरकार को अभी और प्रयास करना है? देखिए, अगर ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करते तो ये समस्या ही नहीं रहती। सही बात है। हमने केवल दिखावा किया, भाषण दिए, मीडिया में छपा, और वहीं स्वच्छता का काम हम ये मानते कि पूरा हो गया। नहीं, हमें धरातल पर कुछ करना पड़ेगा, धरातल पर प्रयास करने पड़ेंगे। केवल कचरा ही नहीं, और भी बहुत सारी इसके अंदर विषय हैं, जैसे सड़कों पर जानवरों का घूमना, हाँ। वो नहीं होना चाहिए। हमारे सामुदायिक शौचालय मूत्रालय जो शहर की शान होते हैं, और आज वो इतने गंदे होते हैं कि लोग उसमें नहीं जाकर आस पास में दीवारों पर पेशाब करते हैं, मूत्रालय करते हैं। और महिलाएं तो मैं मानता हूं कि कहीं जाती नहीं है शौचालय मूत्रालय। तो ये सारी स्थितियों को भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमें देखना होगा, और इनमें भी सुधार की आवश्यकता, इन्हें भी सुधारना होगा। और भी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उनकी जो परिणाम है वो बहुत गंभीर है। हम सारे परिणामों पर गंभीरता से जाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि उसमें सफलता मिले। सर, अब हम थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं। तो जो वो वाले जो इलाके हैं जो ट्राइबल वाले हैं, तो उसमें आप इस वाली स्ट्रेटेजी को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, जनता बहुत समझदार है। लोगों को ये मालूम है कि गंदगी से फैलने वाली बीमारियां जानलेवा हैं, और उनमें बहुत सारी बीमारियां हम देख ही रहे हैं अक्सर, जिनका हॉस्पिटलों से अगर हम उनके रिजल्ट लेंगे तो काफी गंभीर रिजल्ट आते हैं। आज ग्रामीण स्तर का व्यक्ति चाहता है कि स्वच्छ बने, और ग्रामीण ही नहीं, हर देश का, अगर मैं कहूँ कि हर कोने में रहने वाला व्यक्ति जो अंतिम छोर पर रहता है, उसकी भी इच्छा रहती है कि स्वच्छ वातावरण में रहे। लेकिन कई कारणों से हम ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता नहीं पहुंचा पाते, जिसमें मैं ये कहता हूं कि सरकारी मशीनरी हो,
चाहे कर्मचारी हों, गाँव में आज कर्मचारियों की बहुत कमी है। तो ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्तर पर अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री का एक विजन है, सपना है कि हम गांव के रहने वाले अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक स्वच्छता पहुंचाएंगे। और उस ओर सरकार का प्रयास भी है। निश्चित रूप से रिजल्ट आने में देरी होगी, लेकिन 100% रिजल्ट आएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आपने जो वेस्ट जो कलेक्ट किया है, जो घर से आप कलेक्ट करेंगे, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा? थोड़ा उसके बारे में बताएं, और उसमें क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं आपको? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज अगर पूरे राजस्थान की भी मैं बात करूं, केवल उदयपुर की नहीं, और इसको मैंने बहुत नजदीक से देखा है कि जो घरों से हम कचरा उठाते हैं वो लोग गीला और सूखा मिक्स कचरा दे देते हैं। यही हमारा सारा काम, मतलब ये कह सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो काम है ये फेल हो जाता है। अगर हम गीला और सूखा कचरा मिक्स अगर घर वाले हमें देंगे और 10 घर वालों ने सूखा दिया अलग, दिया गीला अलग दिया, और एक ने अगर मिक्स दे दिया, तो वो सारा कचरा कचरा बन जाएगा। ये कचरा जो है आज की तारीख में सूखे कचरा बिकता है। हम सीमेंट फैक्ट्री पर अगर ले जाकर सूखे कचरे को अगर सीमेंट फैक्ट्रियों को देंगे तो वो हमें कुछ पैसा भी देते हैं और कचरा भी ले जाते हैं। राजस्थान में मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व होता है कई बार कि डूंगरपुर शहर का कचरा आज भी डूंगरपुर के नाम से बिकता है, क्योंकि हमने उसमें क्वालिटी पैदा की। क्वालिटी मीन्स हमारे यहाँ पर गीला कचरा उसके अंदर कोई मिक्स नहीं करता, तो हमारा सूखा कचरा बिक जाता है। और हमने गीले कचरे से बायोगैस प्लांट लगा रखा है, वहां पर हम गैस बनाते हैं, गैस से बिजली बनाते हैं, और जो स्लरी निकलती है वो अच्छी खाद के रूप में किसानों को उपलब्ध कराते हैं। तो हमारा दोनों पर्पस सोल्व हो रहा है। और हमारे यहाँ कचरा नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सूखा कचरा बिक जाता है और गीला कचरे की हम खाद बना देते हैं, जीरो वेस्टेज पर। और मात्र करीबन 1.5 बीघा जमीन में हमने ये बायोगैस प्लांट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और जो कचरा जो किसी काम का नहीं होता है, जहां पर ये कह सकते हैं कि उस कचरे को डंप करने के लिए हमने एक ऐसा स्थान बना रखा है जहां पर हम उस सारे कचरे को डंप करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे जो अर्बन एरियाज़ हैं, जिसमें अगर जो कॉलोनीज़ बसी हुई है, उसमें अगर एक खाली प्लॉट होता है, तो लोग उसमें थोड़ा-थोड़ा कचरा डालना शुरू करते हैं, और फिर वो एक डंपिंग यार्ड की तरह ही दिखता है या यूज़ होने लग जाता है। तो आप जब आएँगे, तो आप क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करेंगे कि इसको या इस पे क्या एक्शन लेंगे आप? देखिए, अगर आज उदयपुर की बात करूं तो उदयपुर में बहुत सारे लोग इन्वेस्टर हैं और जो इस तरह का व्यवसाय करते हैं कि प्लॉट ले लेते हैं और प्लॉट को खुला छोड़ देते हैं। अगर मैं नियमानुसार बात करूं तो प्लॉट को साफ करने की जिम्मेदारी उस मालिक की स्वयं की है। निगम, पालिका और परिषद के नियम सब भी बराबर बराबर हैं। किसी भी प्लॉट में गंदगी है तो निगम या पालिका परिषद उस पर जुर्माना लगा सकती है, और जुर्माना से भी अगर वो नहीं मानता है, क्योंकि गंदगी के लिए तो हमारे पास बहुत सारे पावर और ताकत हैं, हम उस प्लॉट को सीज भी कर सकते हैं। अगर इस काम को हम बड़ी सख्ती के साथ, ईमानदारी के साथ करें तो मैं पूरे विश्वास के साथ कर सकता हूं, क्योंकि नियमों में ये प्रावधान है कि अगर किसी ने निगम से अगर कोई प्लॉट खरीदा है नीलामी में, तो 2 साल में उस पर निर्माण करना है। लोग 10-10, 20-20 साल तक निर्माण नहीं करते, क्योंकि उनको तो मुनाफा खाना है। मुनाफा खाए वो अच्छी बात है, लेकिन उसको प्लॉट को सुरक्षित रखना, साफ रखना, और ये हर शहर की सबसे बड़ी कमी मान लो, या गंदगी का मुख्य कारण यही है कि सारे प्लॉट सड़ रहे हैं, उनमें जीव जंतु जानवर हो रहे हैं, और इससे आम जन को, अड़ोस पड़ोस को बहुत भारी दिक्कत है। और इसकी शिकायतें हम अक्सर सुनते हैं, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ का न्याय मित्र बना, हमने बड़ी सख्ती से वहां पर काम किया, खाली प्लॉटों को हमने साफ कराए और आम जन में एक भय पैदा किया। उससे जिसको जरूरत है प्लॉट रखे नहीं रखे वो उसकी मर्जी है, लेकिन वो प्लॉट ज्यादा नहीं रख के और उस प्लॉटों को बेचेगा, तो लोगों को जिनको मकान बनाने हैं वो अपने मकान बनाएंगे, स्वच्छता रहेगी, शहर की सुंदरता बढ़ेगी।
सो जैसा कि हम देखते हैं अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आप किसी को रिवॉर्ड करते हो या किसी व्यक्ति को कुछ एप्रिसिएशन देते हो तो वो उस काम को बहुत इफेक्टिवली अच्छी तरीके से और करता है। तो अगर हम स्वच्छता की बात करें तो आप इस टाइप की कुछ स्ट्रेटेजीज लगाएंगे? एग्जैक्टली। देखिए, लोग ये कहते हैं कि नगर परिषद हो, निगम हो या पालिका हो, कर्मचारी काम नहीं करते। हाँ। और मैं ये कहता हूं कि काम ही कर्मचारी करते हैं। आज अगर हम स्वच्छता की बात करें तो अगर शहर के अंदर कोई कचरा सड़कों पर नहीं डाले तो कर्मचारी को जोर कहाँ आएगा। हाँ हाँ हाँ, सही बात। खाली देखभाल करने के लिए कर्मचारी रह जाएंगे। राइट। नालियों को देखिए, सीवरेज लाइन पूरे शहर में डल चुकी है, और बड़े शहर और छोटे शहर, पूरे राजस्थान की अगर बात करूं तो छोटे छोटे शहरों में भी सीवरेज लाइन का काम हो गया। तो नालियां गंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सीवरेज में भयंकर लापरवाही की वजह से आज भी बहुत सारी होटलों के सीवरेज लाइन से कनेक्शन नहीं है। इससे वो उनका गंदा पानी नालियों में आता है, कीड़े मकोड़े मच्छर होते हैं, बीमारियां फैलती हैं। इस बात को हमें गंभीरता से चेक करने की आवश्यकता है कि सीवरेज से हम जितना ज्यादा से ज्यादा, और मैं तो एक बात और कहता हूं कि सीवरेज का कनेक्शन करने के बाद नालियां होनी नहीं चाहिए, वाल टू वाल सड़क बन जाए, गंदगी का नामो निशान नहीं रहेगा। तो इस पर थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से ये हो भी रहा है और कर भी रहे हैं। सुधार की आवश्यकता है। तो जैसा कि हम स्वच्छता की जब बात करते हैं तो कई बार आपको कभी ऐसा फील हुआ कि भाई फंड की वजह से कार्य नहीं हो पा रहा है? देखिए, स्वच्छता में फंड की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, क्यों सर? ये इसलिए है कि मैं आपको बताऊं कि पूरे राजस्थान के गांव शहर ढाणी तक के कचरे उठाने के टेंडर नगर पालिका जैसे निगम, या तो निगम है, निगम करती है। करोड़ों रुपए हम ठेकेदार को देते हैं। हाँ। राइट। खाली सिस्टम सुधारने की जरूरत है, उसके अलावा फंड की जरूरत कहाँ है। जो फंड पहले लग रहा था वही फंड से, बल्कि उसमें भी हमें बचत होगी। कैसे बचत होगी? अगर हमने सूखा और गीला अगर 100% कचरा अलग अलग किया तो सूखा कचरा बिक जाएगा, आरडीएफ के काम आएगा। और गीला कचरा, हमारा जो गीला कचरा है वह खाद बनाएगा बढ़िया। लेकिन अभी क्या, दोनों ही काम प्रॉपर नहीं हो रहे। अगर दोनों कचरा मिक्स आएगा तो ना तो सीमेंट फैक्ट्री उसको लेगी और वो कचरा कचरा बन जाएगा। हम चाहें कि प्लांट पर ले जाकर, या हमारे जहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हमारे सेग्रीगेशन प्लांट हैं वहां ले जाकर हम गीला और सूखा कचरा अलग अलग करें, तो वो संभव ही नहीं है। हाँ, सही। क्योंकि बदबू और गंदगी के कारण कोई व्यक्ति उसमें काम नहीं करेगा। तो एक ये परेशानी खड़ी कर देगा। जब से गाँव के अंदर हमने कई जगह, क्योंकि मैं ग्रामीण स्तर का कोऑर्डिनेटर हूँ राजस्थान सरकार का स्वच्छ भारत मिशन में, मैं गाँव में जब जाके देखता हूँ तो हर कचरा यार्ड पर गीला और सूखा कचरों के ढेर लग गए। अब ना तो उसको डिस्पोजल कर सकते और ना ही आगे हम कचरे का कलेक्शन कर सकते। तो ये बात बड़ी गंभीरता से लेनी होगी कि हमें फंड की आवश्यकता, सिस्टम को जमाना है, फंड की कोई आवश्यकता नहीं। जो खर्चा हमारा रूटीन में हो रहा है, मैं ये कहता हूं कि उसमें भी खर्चा कम की संभावना पूरी है। क्योंकि जब इनकम होने लग जाएगी तो जो खर्चे हो रहे हैं उसमें ऑटोमेटिक कटौती हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे आपने खर्चे का बताया, अब जो बीमारियां हो रही है उससे भी हम देखें तो एक तरीके से वो खर्चा ही है। तो उस वाले पे आपको क्या लगता है कि अगर लोग इतने हो जाएंगे तो वो एक तरीके से बीमारियां हैं वो कम होगी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये सवाल बहुत कम लोग पूछ पाते हैं। आपके अनुभव का मैं तारीफ करूंगा। धन्यवाद सर। गंदगी से फैलने वाली बीमारियां जितनी भी हैं, उल्टी, दस्त, टाइफाइड, डेंगू, बुखार, मलेरिया, और मैं ये मानता हूं गंदगी से जो भी बीमारियां फैलती हैं वो जानलेवा है। या यस। अब सवाल ये उठता है, हम उस बात तक नहीं जा पा रहे हैं कि ये देश के विकास में इस गंदगी का बहुत बड़ा रोल है। जब देश के विकास की बात होती है तो जो पैसा आज हमारा गंदगी से फैलने वाली बीमारी, जैसे आयुष्मान बीमा योजना, हाँ। अब आप देखिए इसमें अरबों रुपया खर्च हो रहा है देश सरकारों का, क्योंकि इलाज हम मुफ्त में कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। अब बीमारी अगर किसी को होगी तो वो हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल में इलाज करवाएगा, फिर प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी इसका अनुबंध कर लिया है सरकार। आज सरकार का तो धन जा रहा है, गरीब का इलाज इसलिए नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, क्योंकि उसने आयुष्मान योजना की बीमा तो करा ली और उस बीमा के हिसाब से उसको जो इलाज
होना चाहिए, सही। उसमें जो खर्चा होना चाहिए वो जमीन आसमान का अंतर हो गया। लोग 5 लाख का बीमा है, 5 लाख का पूरा इलाज का बिल उनका बन जाता है। एक बार गए हॉस्पिटल, 2 बार गए, 3 बार गए। अगर वो बीमार ही नहीं पड़े, आप अगर आयुष्मान बीमा योजना के अगर रिजल्ट देखोगे तो ज्यादातर बीमारी गंदगी से फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं या कीटाणु जो मच्छर वगैरह पैदा होते हैं उनसे होती है। अगर इस पर रोक लग जाए, मैं आज इस बात को बड़े स्पष्टता से कह सकता हूं कि डूंगरपुर के अंदर 70% इस तरह की बीमारियां कम हो गई थी। तो वो जो 70% लोग जो हॉस्पिटलों में जाते थे उस पर रोक लगी तो वो आयुष्मान बीमा योजना का जो अरबों करोड़ों रुपया खर्च होता था वो बच गया। तो स्वच्छ भारत मिशन की ताकत को समझने की आवश्यकता है। ये आयुष्मान बीमा योजना में जितना खर्चा हो रहा है, अगर ये हिंदुस्तान स्वच्छ बन जाता है तो ये देश का जो विकास, जो हम विकास की बात करते हैं ना, उसमें उन्नति नहीं, उसमें जो प्रगति होगी वो अकल्पनीय होगी। सो सर, जैसा कि हमने आपका डूंगरपुर मॉडल की बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी है, लेकिन जब आप उदयपुर में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अगर देखा जाए तो उदयपुर डूंगरपुर से लगभग 20 गुना बड़ा है, साइज में भी, जनसंख्या में भी। तो आपको नहीं लगता कि ये यहाँ पे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा? देखिए, अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो किसी में कोई तकलीफ नहीं। अब मुझे डूंगरपुर में काम करने का मौका मिला तो मैंने डूंगरपुर में करके दिखाया। वैसे मैंने पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी संभागीय स्तर पर भी मैंने मेरी कार्यशाला को आयोजित किया था और मैंने मेरे टिप्स दिए थे। उदयपुर में काम करने में इसलिए दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कहूं या एक ऐसे यशस्वी व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने उदयपुर को स्वच्छ बनाने के लिए, मैं ये कह सकता हूं, एडी से चोटी तक का जोर लगाया। और आज भी वो इस बात को लेकर बड़े चिंतित हैं कि उदयपुर स्वच्छ कैसे बने, क्योंकि उन्होंने जो इतने भी मुकाम हासिल किए हैं वो उदयपुर की जनता के प्रिय, लोकप्रिय थे और पूरे राजस्थान में उनके डंके बजते थे। ऐसे सम्मान्य गुलाब चंद जी कटारिया भाई साहब जो आज पंजाब के गवर्नर हैं, उनका भी एक सपना है कि ये उदयपुर स्वच्छ बने। तो मैं ये मानता हूं कि उनका सपना और मेरा प्रयास कभी पीछे नहीं हटेंगे। मैं उनके सपने को साकार करने के लिए पूरी जी जान लगा दूंगा और निश्चित रूप से उदयपुर को स्वच्छ बनाऊंगा, क्योंकि इससे कई पर्पस सोल्व होते हैं। माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब का सपना और यहाँ की जनता, 5 लाख जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्वच्छ भारत मिशन के सिस्टम को अगर हमने सिस्टम में डाल दिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव है। लोग मुझे चैलेंज करते हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि इंदौर की जनसंख्या 30 लाख है, हाँ, राइट। वो स्वच्छ बन सकता है तो उदयपुर स्वच्छ क्यों नहीं बन सकता? और मैं कोई यहाँ पर तनख्वाह या मेहनताना नहीं ले रहा हूं, मैं चाय भी किसी की नहीं पीता। मेरे पास मेरे काम का विजन है और मेरे काम के विजन को देश का यशस्वी प्रधानमंत्री, जो दुनिया के अंदर अपना एक अलग मुकाम रखता है, पूरी दुनिया उसका मान और सम्मान करती है दुनिया, और देश के यशस्वी गृह मंत्री जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम, ये दोनों मेरे प्रशंसक है। और ये इसलिए है कि मेरा काम बोलता है और ये मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि जनता की भारी मांग है और माननीय गुलाब चंद जी कटारिया का सपना है जो मैं 100% धरातल पर उतार कर इसको सफल बनाकर माननीय गुलाब चंद जी कटारिया के सपने को साकार करूंगा। अब हम थोड़ा सा विदेश से एग्जांपल्स लेते हैं, मतलब जो हमने स्टडी करी है, हम थोड़ा उससे आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि जापान में जो स्वच्छता की जो शिक्षा है वो बचपन से दी जाती है। वहाँ के जो स्कूल्स हैं उसमें भी जो सफाई है, जो क्लासेस हैं उसकी सफाई उनसे करवाते हैं। लेकिन जब हम यही चीज़ इंडिया में लाते हैं तो बहुत ज़्यादा विरोध होता है कि यार मतलब कैसे आप किसी स्कूल या इसको साफ करवा रहे हो बच्चों से। तो ये जो स्वच्छता की जो संस्कृति है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का भी इसमें कितना रोल है आपके अकॉर्डिंग? बहुत अच्छा सवाल है, लगता है आपने पूरी तैयारी की है। जी जी बिल्कुल, मतलब ऐसा। देखिए, ये सवाल ऐसा है कि
इसका जवाब मेरे अलावा किसी के पास नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप तो रोल मॉडल हैं, मतलब एक। मेरे शहर के अंदर जब मैंने स्वच्छ भारत मिशन का काम प्रारंभ किया, वहां पर 73 विद्यालय हैं और 22,373 बच्चे पढ़ते हैं। सर ये फिगर आप कहाँ से? एग्जैक्ट फिगर है, एक भी ऊपर नीचे नहीं हो अरे सकता, वाह। क्योंकि सारे मैंने तो इस काम को बहुत धरातल से किया। आपकी भी सर रिसर्च बहुत अच्छी है। हाँ, मैंने जब इन बच्चों के स्कूलों में जाकर पहले बच्चों की समस्याओं को देखा, मैंने कि बच्चों को क्या समस्या है। देखिए, किसी भी अभियान को जन आंदोलन बनाने से पहले, और ये अभियान ऐसा है, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि इसे जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। ये एक क्रांतिकारी निर्णय, ये कोई साधारण निर्णय नहीं। लोगों को लगता है, लोगों की मानसिकता आज के इस युग में बदलना आसान काम नहीं है, लेकिन संभव है। 22,373 बच्चे, एक भी बच्चा शहर का ऐसा नहीं होगा जो मुझे आज भी नहीं जानता हो। ये संभव नहीं है, असंभव। और मैं जब विद्यालय में जाता था, हर विद्यालय में मैं गया और बच्चों से एक ही बात की कि तुम्हारी पहले समस्याएं बताओ। बच्चों ने, अच्छा, अक्सर हम ये भी देखते हैं कि विद्यालयों के अंदर जितने भी टॉयलेट होते हैं वो गंदे होते हैं। हाँ, हमने पहले बच्चों का मन जीता। उन विद्यालयों के 73 विद्यालयों के, जब विद्यालय चालू होती थी, 7 बजे चालू होती थी, तो 7 बजे से पहले पहले नगर परिषद द्वारा 73 विद्यालयों के टॉयलेट 365 दिन, हमने कोई काम ऐसा नहीं किया जो 364 दिन हुआ हो। उसका बकायदा रजिस्टर मेंटेन होता था, प्रिंसिपल से या टीचर से वेरीफाई होता था कि हमारा टॉयलेट धो दिया गया। हमने 73 विद्यालयों के टॉयलेट हम नियमित रूप से धोते थे। बच्चों के लिए बच्चों ने कहा हमारे एरिया में पार्क नहीं है, हमने ऐसे आलीशान सुंदर बगीचे बनाए जिसकी नकल पूरे देश ने करी। ये भी कहूं तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। मेरे बगीचे आज भी चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। वहां पर जाने के बाद केवल आंखों को ही नहीं, पांवों को भी एक अच्छा आनंद महसूस होता है कि किस बगीचे में है। वाह। हरियाली, झूले, बच्चों के लिए अनेकों प्रकार के झूले और फाउंटेन, अनेकों प्रकार की सुविधाएं वहां पर, शौचालय, मूत्रालय, आरओ प्लांट, ये हमने पार्कों में लगाए। तो बच्चों को लगा कि जो बच्चा पहले टीवी और मोबाइल देखता था, उसने टीवी मोबाइल देखना बंद कर दिया, बगीचों में जाने लग गया। बच्चों की विद्यालय में अगर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होती थी, हम तुरंत उसको रेक्टिफाई, मतलब उसको तुरंत उसका समाधान करते थे। ये काम करके जब हमने बच्चों के मन जीत लिए, फिर हमने बच्चों से कहा कि तुम स्वच्छ भारत मिशन के राजदूत हो हमारे। हमें उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना दिया स्वच्छ भारत मिशन का। और देखते ही देखते बच्चों ने अपने माता पिता, भाई बहन, अड़ोस पड़ोस सब में जाकर स्वच्छता का संदेश दिया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के सपनों को अगर किसी ने साकार किया तो वो हमारे 22,373 बच्चों ने पूरे देश के सामने एक उदाहरण बना दिया। वो आज भी कहीं जाते हैं, मजा के उनके सामने कोई कचरा खुले में डाल दे, उसको टोकेंगे, रोकेंगे। अगर वो फिर भी नहीं रुका तो वो स्वयं उस कचरे को उठाकर एक निश्चित स्थान पर डालेंगे। ये भाव हमने बच्चों में पैदा कर दिए। जहां तक जापान का सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, लोगों को जानकारी नहीं है। लोग समझते हैं कि स्वच्छता केवल स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहता हूँ। आज भी जापान के अंदर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां 150 साल तक लोग व्यापार करते हैं। हाँ। और जापान के अंदर एज ऑफ लाइफ 88 वर्ष है। देखिए, स्वच्छता केवल यही नहीं कि हमने गंदगी हटा दी, ये पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है, ये जल से भी जुड़ा हुआ है। झीलें, जैसे हमारे यहाँ झीलें, ये स्वच्छ होनी चाहिए। इसमें सीवरेज या गंदा पानी जा रहा है, बिल्कुल ये किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। जापान के अंदर रहने वाले लोग जब 88 वर्ष तक जी सकते हैं, तो मेरा हिंदुस्तान का जो व्यक्ति है वो 66.2 वर्ष एवरेज 22 साल पहले जा रहा है, फिर भी उसको चिंता नहीं है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बार बार संदेश दे रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले देखा कि जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था, खुद स्वयं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे देश के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, झाड़ू और पोछा लेकर मंदिरों में चले गए। देखते ही देखते हमारे जो धार्मिक स्थान हैं, जिन पर हमारा आस्था और विश्वास है, सारे बिल्कुल साफ हो गए।
तो कहीं न कहीं स्वच्छता बोलती है, स्वच्छता की ताकत बोलती है, इसे समझने की आवश्यकता है। और मेरा जैसा साधारण व्यक्ति, मैंने कभी सपनों में नहीं सोचा था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी गृह मंत्री, मुख्यमंत्री तो अनेकों सरकारों के, और मैंने भारत सरकार ने मुझे एज ए चीफ गेस्ट गोवा के अंदर 50 देशों की मीटिंग लेने के लिए भेजा। ये मेरे लिए कम उपलब्धि है। मैं स्वच्छता का दूत हूं और मेरे काम में विजन है, विजन के साथ साथ मेरे पास तौर तरीके हैं। और मैं जब से सभापति पद से हटा 2020 से, तब से लेकर आज तक मेरा ये अभियान निरंतर गांवों में, शहरों में चल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान एक न एक दिन स्वच्छ बनेगा और हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और 88 वर्ष तक वो भी एवरेज लाइफ निकालेगा। बहुत ही मतलब आपका विजन बहुत ही मतलब बढ़िया, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। अ, अभी हमने जब रिसर्च करी हमारी टीम ने, तो हमको एक और चीज़ पता चली कि आपने एक इंटरव्यू में ये चीज़ कही थी जब आप डूंगरपुर में थे कि पानी में अगर एक तिनका भी दिख जाता है तो हम कर्मचारी को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये कहाँ से आया। तो अगर हम उदयपुर के पर्सपेक्टिव में बात करें तो आपको लगता है ये करना यहाँ पॉसिबल है? देखिए, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको जहां नहीं कहीं नहीं किया जा सकता है। केवल हमारी इच्छा शक्ति और हमारे विजन में ताकत होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, और उस प्लानिंग को धरातल पर कैसे उतारे। मैं एक बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव है। हाँ, सही बात है। मेरी झील, डूंगरपुर की झील गंदगी से पूरी तरह से, जब मैं सभापति बना 2 सितंबर 2015 को, बदबू आती थी। हमने उसमें 4 लाख मच्छियां कलकत्ता से लाकर उस झील में छोड़ी। अच्छा। और हमने देखा कि लोग उसमें बाथरूम जा रहे हैं झील के अंदर। चारों लंबा चौड़ा एरिया था, 6-7 किलोमीटर रेडियस का। तो लोगों को कैसे रोका जाए? आप सरप्राइज करेंगे, ये भी ख्वाब पता नहीं कैसे आते थे मुझे कि यार इसको रोकने का ईश्वर मुझे कोई, मैं एक बात बड़े विश्वास के साथ, मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मुझे इस स्वच्छ भारत मिशन में इतना मान और सम्मान मिलेगा। मेरे पास आज भी 25-30 सर्टिफिकेट दिल्ली सरकार के हैं, भारत सरकार के, केवल इस स्वच्छ भारत मिशन के ही नहीं, जल के क्या, पर्यावरण के क्या। और आज भी लोकसभा में हमारे डूंगरपुर के चर्चे होते हैं, और केंद्रीय मंत्री अगर अपने भाषण में ये बोले कि हमें डूंगरपुर की नकल करनी चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरा ये बहुत स्पष्ट है कि हम अगर झीलों को स्वच्छ बनाना चाहते हैं तो आम जन को हमें जागृत करने की आवश्यकता है। अगर कोई कचरा डालता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत स्पष्ट बात है, और सही में होनी चाहिए। और उसको केवल दिखावा नहीं कि हाँ हाँ, लोग दिखावा करते, हमने दिखावा नहीं किया, हमने काम किया। हमें भी बहुत समस्या आई पहले शुरू में। हमने उस झील के अंदर जब लोग बाथरूम करते थे, गंदगी करते थे किनारों पर, तो हमने एक शिव जी की बड़ी प्रतिमा लगाई झील के, अपने अपने तरीके। मेरा तरीका ये था। सही बात है। तो वो जैसे ही वो शिव जी की प्रतिमा लगी, लोगों ने उस झील में गंदे हाथ धोने तक बंद कर दिए। फिर हमने स्टेप बाय स्टेप चले, हम मछलियां हमने छोड़ी दी थी। हमने कहा कि लोगों को मोटिवेशनली हमें तैयार करना है कि ये झील सुंदर है, इसे सुंदर बनाना है, इसमें किसी भी प्रकार की गंदगी वगैरह, लोग क्या विसर्जन करते थे गणेश जी का, हाँ, हमने उसको रोका, क्योंकि उस गणेश जी की मूर्ति को जो केमिकल से बनते थे, तो वो मछलियां खाने से मछलियां मर जाती थी। हाँ, हमने उस पर रोक लगाई और धीरे धीरे उसको इतना सुंदर बनाया, उसके चारों तरफ रिंग रोड बनाई और उस पर इतने विशाल पेड़ लगाए कि जो आज वृक्ष बन गए। तो लोगों को घूमने का एक मूवमेंट मिला और हर आदमी के मुंह से निकलने लगा कि नहीं, झील हो तो ऐसी हो। तो ये सब कुछ, हमारे यहाँ झील में भी गंदा पानी आता था, हमने जगह जगह ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए, मिनी ट्रीटमेंट प्लांट जो ऑटोमेटिक थे, गंदे पानी को रोक दिया। तो उससे अच्छा पानी वो फिल्टर होके अंदर आने लगा। तो नेचुरल है कि झील के अंदर पानी कांच की तरह से दिखने लगा। उसमें नौका विहार चालू कर दिया,
नौका विहार भी हमने ऐसा वैसा नहीं, सौर ऊर्जा से चलने वाला नौका विहार, अच्छा। यूं नहीं कि डीजल या पेट्रोल से चल रहा है। राजस्थान में पहला शहर था डूंगरपुर जिसके अंदर सौर ऊर्जा से चलने वाली नावें चलती हैं। तो ये सब चीज नवाचार हमने धीरे 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 किए और उसमें हमें जनता का भरपूर सहयोग मिला। आज हमारी झीलें भी साफ है, हमारा डूंगरपुर भी साफ। क्या बात है सर, क्या विजन है सर आपका। सर जैसा कि हम देखते हैं कि सिंगापुर में 1992 में च्युइंगम जो थी उस पर बैन लग चुका था, लेकिन अगर हम इसको भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर लोग पान मसाला गुटखा खाकर चलती हुई गाड़ियों से कहीं भी थूक देते हैं। तो जो ये वाली जो प्रॉब्लम है इस पर आप क्या एक्शन लेंगे। बहुत सुंदर सवाल। ये ऐसे सवाल है जो मेरे को भी कई बार ध्यान में नहीं आते, लेकिन जब सवाल होते हैं तब उनका आंसर ध्यान में आता है। आप जो चीज कह रहे हैं कि ये जो थूकने वाली जो प्रथा है, जर्दा तंबाकू खाने वाले हैं, ये एक नासूर है। और देखिए वो केवल अपने जीवन से खिलवाड़ नहीं कर रहे, वो दूसरे के जीवन से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आज प्रदूषण में लोग कहते हैं कि प्रदूषण है क्या, सिगरेट पीने वाला भी प्रदूषण फैला रहा है। आप देखिए अगर प्रदूषण को गहराई से देखेंगे, क्योंकि मैंने इन सब विषय पे बहुत स्टडी की, तंबाकू जर्दा खाने वाला सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है। वो जहां थूक रहा है वहां मक्खी मच्छर। हमारे शहर में हमने जब स्वच्छ भारत मिशन की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमने एडवाइजर दिल्ली से बुलाए, टीमें थी। ये इसी तरह का एक्टिविटीज करती थी कि किसी भी शहर को स्वच्छ भारत मिशन में प्रतियोगिता में आगे आना है या प्रथम आना है तो वो हमें एडवाइस करते थे, उसका कोई शुल्क होता था वो लेते थे। हमने वो टीम बुलाई डूंगरपुर, क्योंकि हमें तो फर्स्ट आना था, हमारा टारगेट ही फर्स्ट आना था। सही बात है। तो वो टीम जैसे ही बसों से उतरी तो उन्होंने उतरते जब सड़कों पे वो चली तो उन्होंने कहा तुम्हारा शहर फर्स्ट नहीं आ सकता। मैंने कहा क्या कमी है बताओ। तो उन्होंने बताया तुम्हारी सारी सड़कें लाल पीली हो रही है। वो थूकने वाले क्या, तंबाकू खाने वाला ये नहीं देखता है कि साइड में क्या, वो फट थूक देता, पिचकारी मार देता। हमने कहा यार बात तो कह रही है, हमने इससे कैसे हमें राहत मिले, कैसे लोग सड़कों पे थूकना बंद करें। हमने सड़कें धोनी चालू कर दी। अच्छा। रात को हमारी फायर ब्रिगेडों से हम सड़कें धोते थे। हमने सड़कें धोनी चालू की, लोगों ने सड़कों पे थूकना बंद कर दिया। उन्होंने देखा यार ये हमारे थूकों को साफ कर रहे हैं। हमने एक संदेश दिया कि हमें स्वच्छ भारत मिशन में डूंगरपुर को नंबर 1 बनाना है, तो आप कृपया सड़कों पर न थूकें, हमें बहुत परेशानी आती है आपके थूकों को साफ करने। आप देखिए उसके बाद लोगों ने सड़कों पे थूकना तक, जर्दा और तंबाकू खाना तक बंद कर दिया लोगों। तो हर काम के तरीके, और हमने वो तरीकों को बिल्कुल वो कहते हैं पिन पॉइंट से उठाया और ऊपर तक ले गए। तो जैसा कि आपने रात में धोने शुरू करे, अगर आप इसको दिन में करते तो लोग देखते तो आपको नहीं लगता कि और ज्यादा इफेक्टिव होता। नहीं, एक्चुअल में क्या है कि देखिए दिन में ट्रैफिक की वजह से हम मुख्य सड़कों को नहीं धो सकते। अब आप कहोगे कि देखिए एक नाइट स्वीपिंग का जहां तक सवाल है, ये भी इससे जुड़ा हुआ है। अच्छा। हम रात्रि को सफाई करते थे 365 दिन। राजस्थान में सबसे पहले नाइट स्वीपिंग चालू की तो उसका नाम डूंगरपुर शहर था। अरे वाह। ये कोई तारीफ की बात नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट अलग था ना। हमारा टारगेट था प्रधानमंत्री जी से सम्मान करना, दिल्ली में सम्मान प्राप्त करना। ये हमारा टारगेट वेरी फर्स्ट डे था। हम नाइट स्वीपिंग करते थे, हमारे कर्मचारी 365 दिन नाइट स्वीपिंग करते थे और हम पूरे कॉमर्शियल एरिया को 100% रात्रि में क्लीनिंग कर देते थे। इससे फायदा क्या हुआ, केवल सफाई हुई ऐसा नहीं है, जिन दुकानों के ताले टूटते थे रात को, अच्छा, क्योंकि हमारा टाइम भी चोरों की चोरी करने का टाइम और हमारा सफाई करने का, दोनों के तालमेल बिल्कुल बराबर थे। केवल सफाई नहीं हुई, 5 साल में एक दुकान का ताला नहीं टूटा उस स्वच्छ भारत मिशन की बदौलत। वाह। तो ये दोनों ही काम हो गए ना, चौकीदारी की चौकीदारी हो गई, लोगों को राहत मिली, सफाई हुई और गंदगी से राहत मिल गई। चोरों का शहर के अंदर से पदार्पण हो गया, दूसरी उनका ही सफाई हो गई। और वो आज भी नियमित चल रही है। हमने कोई भी काम दिखावे के लिए या नाटक के रूप में नहीं किया। हमने हर काम को बहुत इच्छा शक्ति से, रात को 2-2 बजे में स्वयं गाड़ी लेकर कर्मचारियों को चेक करने जाता था और सब कैमरे के अंदर रहते थे। हमने कैमरे इतने लगा रखे थे
कि सबकी एक्टिविटी, ऐसा नहीं कि रात को कर्मचारी जाकर बैठ जाए, नहीं, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था हमारे यहाँ, क्योंकि सबने भावों से लड़ाई लड़ी। सबका टारगेट एक ही था कि डूंगरपुर देश में नंबर 1 आए। ये कर्मचारियों के भाव थे, तभी तो ये सफलताएं मिली। इसीलिए मैं आपके चैनल पर सामने बैठा हूँ। क्या बात है सर, ये तो बहुत बड़ी बात कही आपने। सो सर, जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे आपने सूखा कचरे की बात करी, गीले कचरे की बात करी, पर जो एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है जो कि डेवलप्ड सिटी में से निकलता है, तो उसको आप कैसे मॉनिटर करोगे और कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक में जितना भी ये वेस्टेज आता है, कई तरह के वेस्टेज है, मेडिकल वेस्टेज है। मैं कई जगह जाता भी हूँ, देखता भी हूँ, तो लेकिन मेरी भी मजबूरी है कि मैं बोलने की जगह बोलता भी हूँ। होना ये चाहिए कि हर गाड़ी के अंदर अलग से 2-3 बक्से हों और उसमें मेडिकल वेस्टेज प्लस हमारा इलेक्ट्रिक, क्योंकि देखिए कचरे के अंदर अगर इलेक्ट्रिक जितना भी वेस्टेज है अगर कचरे में जाएगा, क्योंकि आप भी समझ रहे हो और मैं भी इसकी महत्वता को समझ रहा हूँ, वो कचरे के अंदर जाके अगर कचरा यार्ड में गिरेगा, होगा कचरा यार्ड में अनलोड। अगर हमारा अलग होगा तो हमें सेग्रीगेशन, क्योंकि कहीं होता नहीं। सही बात। और इलेक्ट्रिक आइटम जितना भी जो यूजेबल नहीं है वो सब बिकता है। हाँ। और आपने अलग से अगर उसको सेग्रीगेशन कर लिया स्टार्टिंग में लोगों से, ये सब चीजें लोगों के में हमें विजन डालने की आवश्यकता है। आज भी मेडिकल वेस्टेज कचरे के साथ जा रहा है। हाँ। और उस कचरे को आप देख रहे हैं कि जितना भी पुराना कचरा है, लेगेसी वेस्ट इसको हम कहते हैं, इस पुराने कचरे के अंदर जानवर आज भी कई जगह शहरों के अंदर जानवर उस कचरे को खाते हैं। हाँ। अब आप कल्पना कीजिए कि हमारी बीमारियों की जो मेडिकल वेस्ट जो है वो है क्या, हमारी बीमारियों का एक, ये कह सकते हैं बीमारी का अंश है। अच्छा, राइट। वो अगर कोई जानवर खा लेगा तो उस जानवर का क्या होगा। इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक का जितना भी वेस्टेज है, अगर ये किसी के जानवर के पेट में चले गया तो खतरनाक है। और कचरे में जाने के बाद भी मैं ये मानता हूं कि उसको सेग्रीगेशन नहीं कर सकते, इसलिए एक अलग से बक्सा होना चाहिए जो दोनों बक्सों में, अच्छा लोग डालेंगे, हम डलवाना नहीं चाहते उसका। और आप देखना, अगर आगे तो ईश्वर साक्षी है, ठीक। अगर मेरी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं, मैं जो कहता हूँ वो करता भी और किया भी है। और आज भी मन में इच्छा है कि हम कुछ करके दिखाएं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे दल, जागो उदयपुर, मेवाड़ जनशक्ति दल, ऐसे ऐसे बहुत सारे जो सक्रिय रूप से इस शहर में काम कर रहे हैं, शहर की सूझबूझ ले रहे हैं। संगठन तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन वो कितने सकारात्मक उनकी सोच है। अगर सबकी सकारात्मक सोच है तो निश्चित रूप से उस काम में बाधा आएंगी जरूर, लेकिन बाधाओं का समाधान होगा। और एक दिन उदयपुर इन सब चीजों के अंदर जाना जाएगा, पहचाना जाएगा कि उदयपुर के अंदर ये उदयपुर उदाहरण बनना चाहिए। जिस तरह से आज झीलों की नगरी, पर्यटक नगरी उदयपुर कहलाती है, मेरा ये मानना है कि ये उदयपुर आने वाले समय में देश और दुनिया में स्वच्छता के नाम से जाना जाए, स्वच्छता की यहाँ कार्यशाला हो। जिस तरह से डूंगरपुर में, अब आप छोटे से शहर की बात करते हो, मेरे यहाँ 365 दिन कार्यशाला चलती थी। आज भी नगर परिषद हो, नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, ऐसा कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं है जिसने मेरे यहाँ आकर मेरी क्लासें अटेंड नहीं की है। अरे वाह। हमने विजन को शेयर किया। पूरा गुजरात में मेरी उतनी ही डिमांड थी जितनी राजस्थान में थी। गुजरात के अंदर मेरी कार्यशालाएं होती थी। निगमों में, बड़ी बड़ी निगमों में लोग मेरे पलक पावड़े बिछाकर मेरा इंतजार करते थे। बड़े बड़े झेक लगते थे कि गुप्ता जी को यहाँ भेजो, तो वो गुप्ता जी को नहीं बुलाते थे, वो विजन को बुलाते थे। क्या बात। हर व्यक्ति, हर नेता, हर अधिकारी चाहता है कि शहर स्वच्छ बने। और मैं एक बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, इस उदयपुर के अंदर जितने भी अधिकारी हैं, निगम के जितने भी पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सब चाहते हैं कि उदयपुर स्वच्छ बने। और दुनिया के अंदर इससे अधिकारी और कर्मचारियों का भी तो नाम होता है ना। राइट। आज डूंगरपुर में मुझे कोई जोर तकलीफ थोड़ी आई, तकलीफ आती तो हो सकता था मैं भी बैकफुट पे आ जाऊं। लोगों ने जोश दिलाया, मेरी पीठ थपथपाई। हर व्यक्ति ने कहा, जो आया उसने प्रशंसा की कि शहर हो तो डूंगरपुर जैसा हो। आने वाले समय में लोग ये भी कहेंगे कि शहर हो तो उदयपुर जैसा हो। क्या बात।
सो जैसा कि आपने जो डूंगरपुर का जो पूरा मॉडल बनाया, उसको बिल गेट्स जो फाउंडेशन है उसने भी काफ़ी उसकी तारीफ करी और उस पे पूरा उसको कवर किया है। तो वो जो अनुभव है आपका जो आपने वहाँ पर किया, अब वो आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? देखिए, डूंगरपुर को केवल राजस्थान या अपने देश में ही सम्मान नहीं मिला, हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नीदरलैंड की सरकार ने भी हमारे कामों को की तारीफ की और हमें सम्मानित किया। बिल गेट मलिंडा चैरिटी फंड ने भी हमारे काम की बहुत तारीफ की और हमें उन्होंने भी बहुत मान और सम्मान दिया। हमारे यहाँ बहुत सारे कार्य हमने ऐसे किए हैं जो आज पूरे देश के लिए भी मैं ये कहूँ उदाहरण बनकर खड़े हैं, तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। हमने स्वच्छता को धरातल पर उतारने के लिए हमने जनता की जो समस्या थी उनको जनता दरबार लगाकर, अच्छा। और माह के अंदर जब हम देख लेते थे कि हमारे पास शिकायतें पर्याप्त हो गई है, सारे अधिकारी, सभी विभाग के अधिकारी हम वहां बुलाते थे नगर निगम परिषद में, और सारे अधिकारियों के साथ, चाहे वो पुलिस हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे आरएसीबी हो, पीएचडी हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, सारे अधिकारी वहां पर उपस्थित रहते थे और जनता की समस्या को हम रजिस्टर्ड करते थे और रजिस्टर्ड करने के बाद उसका समाधान कितने दिन में हो जाएगा संबंधित अधिकारी से उस एप्लीकेशन पर लिखवाते थे। तो जो जनता का जो विश्वास था हमारे प्रति, एक जनप्रतिनिधि के प्रति, इसके अलावा हमने ये जनता दरबार लगा के लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान, नगर परिषद संबंधित कोई भी अगर इशू आता तो हम उसको तुरंत समाधान, विकास का हो कैसा भी हो। शिक्षा के लिए हमने क्योंकि देखिए हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा प्रथम दायित्व है कि शहर के युवाओं को हम किस तरह से वो आगे बढ़े हैं, उनके भविष्य की भी हमने चिंता की। तो हमने उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए गरीब बच्चों को नगर परिषद ने गोद लिया। अच्छा। और एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी, अच्छी नहीं बहुत अच्छी लाइब्रेरी, हमने ई लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, प्लस हमने आईएएस, आईपीएस, आरजेएस, आरएस के लिए बच्चों को समस्त किताबें और कंप्यूटर वहां पर लाइब्रेरी में उपलब्ध कराया कि जो भी बच्चा आगे बढ़ना चाहता है वो हमारी सेवाएं ले। और लाइब्रेरी हमारे यहाँ पर कोई मानेगा नहीं, सुबह 7 बजे खुलती थी, रात को 11 बजे बंद होती थी, और बच्चे भी उसमें करीब 500 550 बच्चे बैठने की कैपेसिटी थी, बिल्कुल फुल लाइब्रेरी चलती थी हमारी। इसी तरह से महिला सशक्तिकरण, मतलब जो भी विधवा या बेरोजगार महिला होती हैं उनको कैसे हम रोजगार से जोड़ सकते, उसका प्रशिक्षण केंद्र चलता था हमारे यहाँ। और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व है इस बात का कि हमने करीब 1500 महिलाओं को रोजगार से जोड़ दिया। तो हमने किसी क्षेत्र में ऐसा नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने बेटियों को जुड़े कराटे की क्लासें 365 दिन चलती थी, करीबन 250-300 बच्चियां हमारे कराटे में आती थी, और उन बच्चों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदर्शन किया और अच्छी बच्चियां जूडो कराटे में गोल्ड मेडल लेकर आई और डूंगरपुर का नाम रोशन किया। ये सारे काम हमारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे और किसी भी काम में कोई कोताही नहीं बरती। बच्चों को मनोरंजन, स्विमिंग पूल हमने नेशनल स्तर का स्विमिंग पूल बना के दिया बच्चों। हमने बेबी जोन गेम हमारे नगर परिषद का, हमारी जिम, लोग देखते थे आईएएस आईपीएस वहां पर जिम में 2 सिस्टम, एक आम जन के लिए, एक बड़े अधिकारियों के लिए। तो हमारी मतलब काम करने का जो तौर तरीका था वो परे हटके था, इसीलिए तो हमारा विदेशों में भी सम्मान हुआ। विदेशी टीम जब डूंगरपुर आती थी वो देखने आती थी कि ये डूंगरपुर इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इसका नाम चला, तो ये सारे जितनी भी बड़े बड़े देशों के लोग थे, मुझे बहुत अच्छी तरह ध्यान में है कि डूंगरपुर का कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में रहता था, वो अपने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के नाम से उस डूंगरपुर को इतना ज्यादा हाईलाइट करता था कि डूंगरपुर का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। हमारे द्वारा हर साल के 3 दिन, अंतिम दिन 29, 30, 31 को फेस्टिवल किया जाता था डूंगरपुर में। अच्छा। और जनता के सहयोग से किया जाता, जिसमें करोड़ों रुपए हम खर्च करते थे उस शहर में। जनता पैसा देती थी, वहां के शहर के लोग, उनका इतना विश्वास था। इसी तरह से हमने गरीब के लिए भोजन निःशुल्क रोटी बैंक बनाई,
और वो आज भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि मेरे सभापति कार्यकाल के बाद वो रोटी बैंक बंद हो गई। वो आज भी अपनी गरीबों को निःशुल्क भोजन आज भी उपलब्ध करा रहा है। और उस रोटी बैंक के पास करीबन हमारे पास 80 लाख रुपया आज भी हमारे पास बैलेंस है। मतलब उसके हमने चैरिटी के ट्रस्टी बना दिए और सब लोग उसमें पैसा देते हैं और आराम से गरीबों को निःशुल्क भोजन मिलता। ये सब तरह के काम हमने किए, तब जाके हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे शहर का मान और सम्मान किया। तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सो सर, आपने जैसे लैंड का बता दिया, अब थोड़ा सा पानी के बारे में बताइए कि सर पानी पर आपने क्या क्या काम किए। देखिए, पानी पर हमने पूरे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। अच्छा। और मुझे भारत सरकार ने 2 बार दिल्ली में सम्मानित भी किया। हमने पानी पर देखिए बहुत गंभीरता से विचार किया कि हमारे जितने भी तालाब, कुएं, बाव थे, जो बाव और कुएं कचरे से ढक गए थे, हाँ हाँ। हमने सारे तालाब, कुएं, बाव को बिल्कुल साफ कर दिया, गहरे कर दिए। राजस्थान का पहला शहर डूंगरपुर होगा जो नियमित रूप से 8 लाख लीटर पानी प्रतिदिन पीएचडी विभाग को हम हमारे सोर्सों से उपलब्ध कराते थे। फिर हमारे यहाँ टीडीएस ज्यादा था, करीबन 700-800 टीडीएस था। हमने टीडीएस पर कंट्रोल करने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए बड़े बड़े आरओ प्लांट लगाए शहर में, जहां पर 5 रुपए में हम 20 लीटर पानी देते थे। और करीबन 23 या 24 आरओ और कूलिंग प्लांट हमने हर प्याऊ पर, क्योंकि टीडीएस ज्यादा था। और टीडीएस से क्या है कि ज्यादा टीडीएस का पानी पीने से लोगों को बीमारियां होती थी। हाँ। उनके दांत घिस जाते थे, उनके जॉइंट सब टेढ़े हो जाते थे। तो हमने उनको राहत देने के लिए जब टीडीएस कम पानी उपलब्ध कराया तो लोगों ने बहुत राहत ली। और ये सारी सुविधा हम 365 दिन देते थे। फिर हमने एक बहुत बड़ा काम किया। हर नगर परिषद चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, एक सिस्टम होता है कि कोई भी मकान की स्वीकृति लेता है तो वाटर हार्वेस्टिंग उसको कंपलसरी होता है। लेकिन मैंने अक्सर ये देखा है, ये सारा कागजों में ही चलता है। सही बात है। हम वाटर हार्वेस्टिंग को सेफ्टी टैंक के नाम से, लोग उससे पैसा जो जमा कराते हैं, सेफ्टी टैंक बनाते हैं और उससे पैसा वापस ले लेते हैं और हम उनको लौटा भी देते हैं। हमने ऐसा नहीं किया। हमने एक बहुत साधारण प्रक्रिया से पहले अनुभव लिया। आपके यहाँ उदयपुर में पीसी जैन साहब है, वो हमारे बहुत बड़े आदरणीय है। और भीलवाड़ा में भी हमने लोगों से इस बारे में जानकारी ली। हमारी धरती, क्योंकि ये जो राजस्थान की धरती है, इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत अलग है। लोगों को जानकारी नहीं, मुझे अनुभव है इसका, क्योंकि नीचे फाइलाइट जोन है और फाइलाइट जोन में पानी धरती में बहुत कम, रेयर चांस में जाता है। हमने जितने भी लोगों के घरों में बोरिंग थे, उन बोरिंगों में हमने वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से कनेक्शन डायरेक्ट कर दिए। एक फिल्टर प्लांट जरूर हमने उसमें लगाया जिससे गंदा पानी बोरिंग में नहीं जाए। और उसके लिए, क्योंकि ये काम बड़ा टास्क वाला था, तो हमने क्या किया कि लोगों के पैसे, हमारे पास काफी पुराने पैसे पड़े हुए थे, जिन्होंने, क्योंकि लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग का काम तो नहीं किया, लेकिन वो शुल्क जरूर नगर परिषद में जमा करा दिया और वो रिटर्न भी नहीं लिया। बहुत सारे लोग थे, करीबन 2-2.5 करोड़ रुपए हमारे पास पड़े हुए थे। हमने लोगों को कहा कि जो भी वाटर हार्वेस्टिंग का काम अपने घरों में कराएगा, उस पर 50% सब्सिडी नगर परिषद देगी। और हमने करीब 2000 स्क्वायर फीट की जिसकी छत थी, उस पर 18,000 रुपए खर्चा आता था ही। और उसके लिए भी हमने ठेकेदार को टास्क दे दिया कि हर ठेकेदार कम से कम 50 घरों में वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी करेगा। 2,500 रुपए हम उसको उसका मेहनताना देते थे और टोटल हमारा 18,000 में 2000 स्क्वायर फीट की छत का बोरिंग तक कनेक्शन वो कर देता था। उससे क्या हुआ, हमारे धरती का जल स्तर बढ़ गया, टीडीएस कम हो गया। और सबसे बड़ी बात इसमें जो हमने उपलब्धि प्राप्त की, जितने भी हेडपंप ड्राई थे उनको भी हमने वाटर हार्वेस्टिंग से जोड़ दिया। जिनमें हवा आती थी उनमें आज पानी आ रहा है। क्या बात है। और इसकी नकल जब ये लोकसभा में गूंजा तो दिल्ली सरकार, हमारे यहाँ पर दिल्ली सरकार के मंत्री और पूरी टीम डूंगरपुर में जल संरक्षण और जल संचय को देखने आई।
और हमारे वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम को इतना अप्रिशिएट किया। उन्होंने दिल्ली के अंदर जो भी वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम एडोप्ट करेगा, लगाएगा, क्योंकि दिल्ली में बिल्डिंगें ऊंची थी, हाँ। तो उसमें ये खर्चा करीब 1 लाख रुपए तक का आता था। दिल्ली सरकार ने 50,000 रुपया सब्सिडी हमारा जैसा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पे, और उसके जो पानी के बिल आते हैं उसमें 10% कटौती ये दिल्ली सरकार ने घोषणा की। तो हमारा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पूरे देश के अंदर आज भी गूंज रहा है, और पूरे देश में इस तरह के वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगाने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में भी इस बात को कहा। सर, आप जो इतना विजन लेकर आए हैं, जो आपने इतना एक्सपीरियंस गेन किया है, तो आपको लगता है कि उदयपुर के लोग आपका साथ देंगे? मैं एक बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, केवल उदयपुरी नहीं, पूरा राजस्थानी नहीं, पूरा हिंदुस्तान का व्यक्ति स्वच्छता चाहता है, स्वच्छता की ताकत समझता है। उदयपुर का नौजवान युवा साथी पूरी तरह से इस स्वच्छ भारत मिशन की स्वच्छता को अपनाएगा और घर घर पहुंचाएगा स्वच्छता के संदेश, और आने वाले समय में कहीं नहीं दिखेगा कूड़ा करकट। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि स्वच्छता सभी का प्रिय है, और उदयपुर में हर युवा, माता बहनें और संपूर्ण समाज स्वच्छता को अपनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। सर, आपने बहुत कुछ बताया इस पूरे सिलसिले में। तो सर, पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मेरा एक आपसे आखिरी सवाल है कि जो भी आपको लोग देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी स्वच्छता को बनाए रखें? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर वासियों से आह्वान करता हूं, स्वच्छता केवल आम जन का ही स्वच्छता से प्रेम नहीं है, स्वच्छता ईश्वर का भी बहुत प्रिय विषय है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री दोनों का एक बहुत बड़ा विजन है, सपना है कि हमें स्वच्छता को धरातल पर उतारना है। और जब ये स्वच्छता धरातल पर पूरी तरह से उतरेगी तो आदमी केवल स्वस्थ ही नहीं रहेगा, वो मस्त भी रहेगा, और मस्त रहेगा और लंबी उम्र तक जो एज ऑफ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी, और उसे एक अच्छा सुकून मिलेगा। और जो क्योंकि उदयपुर हमारी पर्यटक नगरी है, झीलों की नगरी है, तो हमारा दायित्व और बढ़ जाता है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो पर्यटक, अगर हमारा शहर स्वच्छ बनता है तो आने वाले समय में ये पर्यटक का जो तांता अभी चल रहा है ना, ये कई गुना बढ़ जाएगा अगर हमने स्वच्छ नगरी बना दी तो। और मेरा शहरवासियों से विशेष अनुग्रह है, माताओं बहनों से, केवल और केवल मात्र आप लोग खुले में कचरा नहीं डालें, किसी कचरा स्टैंड पर कचरा नहीं डालें, केवल अपना कचरा उठाने वाली गाड़ी में गीला और सूखा अलग अलग, कचरे को कचरा नहीं बनाना है, क्योंकि कचरा आज आय का सोर्स बन गया है। और वो सोर्स जब बनेगा जब हम गीला और सूखा कचरा अलग अलग डालेंगे। अपना दायित्व निभाएं, उदयपुर को स्वच्छ बनाएं। उदयपुर स्वच्छ बनेगा, उदयपुर स्वस्थ बनेगा, उदयपुर सुंदर बनेगा, उदयपुर हरा भरा बनेगा। मेरा यही संदेश आम शहरवासियों से है। धन्यवाद।